उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम 14 जुलाई को होने जा रहा है। ज़्यादा टाइम है नहीं, तो इस टाइम पे बेस्ट चीज़ क्या होगी कि सबसे पहले आप पीवाईक्यू को एक बार अच्छे से रिवाइज करें। ठीक है, साथ ही लूसेंट को एक बार अच्छे से रिवाइज करें और करंट अफेयर पार्ट को रिवाइज करें और उत्तराखंड विशेष इनको रिवाइज करें। ये आपकी बेसिक नीड है। अगर आप इतना अच्छे से करते हैं, ठीक है, और बाकी जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो रिवाइज करें, तो इससे आपका चांस मैक्सिमम हो जाता है एग्जाम निकालने के लिए। ठीक है, तो हम लोग जो है पीवाईक्यू पूरा कंप्लीट करेंगे इसका। ठीक है, और एक करंट अफेयर की भी वीडियो आपकी आएगी कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे, इसको ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहां पर आपको पीडीएफ, इमेज और बाकी सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। अब देखिए 2021 का पेपर है, लेकिन एग्जाम हुआ था 3 अप्रैल 2022 को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा गया था, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान है। तो दा से दल बदल हो गया और दा से क्या हो जाएगा, 10वां हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये लूसेंट से आपका हो जाएगा। तो जहां जहां जो चीजें लूसेंट से हो जाएंगी उस पर मैं लूसेंट लिख दूंगा, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि लूसेंट रिलेवेंट नहीं है। लूसेंट बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। ठीक है, हर एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। यूपीएससी में भी इस बार 5 से 6 प्रश्न देखे गए, तो लूसेंट का जो रिलेवेंट है वो खत्म नहीं होगा, रिलेवेंस जो है, बिकॉज उसका कारण है क्योंकि सबसे पहले लूसेंट ही देखा जाए तो अब तो जीके की बहुत सारी बुकें आ गई, बट लूसेंट जो है स्टार्टिंग से चल रही है और अपना काम कर रही है। जितने कम में उसने दिया है और उससे आपको लोड भी नहीं आता, चार्ट भी अच्छे दिए हुए हैं। खास तौर पर जो देखा जाए तो जो लाल बॉक्स, जो रेड बॉक्स बने होते हैं पीछे हर सब्जेक्ट के, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, वहां से प्रश्न सीधे आते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने महत्व बताया कि लूसेंट कितना जरूरी है। अगर लास्ट एक वीक आप लूसेंट पढ़ते हो तो आपका स्कोर, जो आसान सवाल होते हैं वो नहीं गलत होंगे, क्योंकि देखो कंपटीशन इतना ज्यादा है, किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। देखो टफ सवाल जो होगा वो सबके लिए टफ होगा, ठीक है, बट आसान सवाल जो गलत कर देगा ना उसका कभी नहीं हो सकता। इजी सवाल अगर आपने एक भी गंवा दिया तो आपका सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल है। तो सबसे मेन जो जोर लगाना है वो इजी वाले नहीं जाने चाहिए। टफ का तो आप देख लोगे, एलिमिनेशन लगा दोगे तब भी निकल जाएगा। ठीक है, तो जो ये आपका दल बदल था अधिनियम, ठीक है, जो कि 10वीं अनुसूची में है, ये 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 6वीं अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य हैं। जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में उपबंध, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है। तो यहाँ से क्या चीज निकल के आ रही है, पीवाई को सिर्फ याद नहीं करना, यहाँ से ये चीज निकल के आ रही है कि हमें सारे भाग जो है एक बार अच्छे से रिवाइज करने, सारी अनुसूचियां एक बार अच्छे से रिवाइज करनी है, और आर्टिकल 1 से लेकर 50 तक हमें अच्छे से रिवाइज करना है, और जो महत्वपूर्ण संशोधन है उनको हमें याद करना है, जो भी 12-15 है। तो अगर ये आप रट गए तो इसका मतलब एक प्रश्न आपकी झोली में, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपकी झोली में आ जाएगा। ये है आपको पीवाईक्यू को अंडरस्टैंड करने का तरीका। ठीक है, अभी भी समय नहीं गया है, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे से रिवाइज करेंगे तो बढ़िया स्कोर आएगा। अब अगला प्रश्न पूछा गया, लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो लोक लेखा समिति में जो है अगर देखा जाए टोटल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। तो पूछा कितना क्या गया है कि लोकसभा वाले, तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, और देखा जाए और भी चीजें अगर बात की जाए तो लोक लेखा समिति जो है वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित की गई थी, जिसे मोंटफोर्ड सुधार भी कहते हैं। ठीक है, लोक लेखा समिति का गठन प्रतिवर्ष लोकसभा की प्रक्रिया और संचालन नियम 308 के तहत होता है। तो यानी ये भी प्रश्न देखा जाए तो ऑलरेडी आपका कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आपने घटना चक्र अच्छे से किया होगा तो ये भी पीवाईक्यू बेस्ड सवाल है, कुछ नया सवाल नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी। तो ये घटना थी लाहौर अधिवेशन 1929 की। ये भी पीवाईक्यू था, देखा जाए तो ये भी पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, और लूसेंट में भी मिल जाएगा। तो 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इस पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज हमारा बस एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता के मायने हैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतंत्रता। इस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई और 26 जनवरी 1930 को
स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की भी घोषणा की गई। तो ये सारे फैक्ट हैं, घूम फिर के यहीं से प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या पूछा गया। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम यह गीत गाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे बंगाली भाषा में लिखा था, जिसे बाद में हिंदी में अनुवाद किया गया, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिसका शीर्षक था द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये सारे फैक्ट हो गए, डेट हो गई। ये भी प्रश्न PYQ का, अभी कोई भी नया प्रश्न नहीं पूछा गया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो ये चार्ट आपको मिल जाएगा। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़े होंगे तो वहां पर एक बॉक्स दिया है, उसमें महिला आयोग से लेकर सारे आयोग के अध्यक्ष दिए हुए हैं पीछे, तो उस चार्ट को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, वहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जा सकती है। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल निम्न में से कौन था? तो समय चर्चा में गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे। ठीक है, तो नवनिर्मित जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे। इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 2019 से 6 अगस्त 2020 तक था। ठीक है, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा 7 अगस्त से 2020 से अब तक। ठीक है, आगे देखते हैं। CDF चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में सैन्य सलाहकार कौन? ठीक है, तो सैन्य सलाहकार कौन होता है? भारत का रक्षा मंत्री होता है, डिफेंस मिनिस्टर होता है। ठीक है, CDF तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में भारत के रक्षा मंत्री का सैन्य सलाहकार होता है। इसके साथ ही तीनों सेनाओं के अध्यक्ष रक्षा मंत्री को अपनी सेवाओं के संबंध में सुझाव भी देते हैं। जनरल बिपिन रावत को 31 दिसंबर 2019 को देश का पहला CDF नियुक्त किया गया था। वर्तमान में जनरल अनिल चौहान CDF प्रमुख हैं। ठीक है, तो कहेंगे करंट लिंक्ड सवाल था, चर्चा में था, पर एक तरीके से ये बेसिक फैक्ट बन गया, क्योंकि पहले CDF पूछ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, ILO कब बना था? 1919 में बना था। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट संस्था है। इसका लक्ष्य विश्व के श्रमिक वर्ग की श्रम और आवास संबंधी अवस्थाओं में सुधार करना है, अर्थात विश्व के श्रमिक वर्ग के अधिकारों की रक्षा करना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बताना है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो 1969 में इसको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है ILO को। ये भी लूसेंट का सवाल है, बेसिक। अगला है, संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? तो अब ये कानूनी अधिकार बन चुका है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त करके इसे अनुच्छेद 300 का के तहत विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। इसके लिए अनुच्छेद 31 तथा अनुच्छेद 19(1)(4) को निरसित किया गया है। भारत का मूल संविधान कुल 7 मौलिक अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान करता है, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को प्राप्त कर दिया गया। वर्तमान में भारतीय नागरिकों कुल प्रकार कितने रह गए अधिकार? अब 6 रह गए। तो पहले 7 था, लेकिन इसको बदल के अब 7 कर दिया गया। ठीक है, अभी मौलिक अधिकार नहीं रहा, अभी हो गया आपका कानूनी अधिकार। तो संशोधन कौन सा था वो भी पूछ सकता है। निम्नलिखित में कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो होम मिनिस्टर, भारत के गृह मंत्री जो है करते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई थी। एक उत्तरी क्षेत्रीय परिषद थी, मध्य क्षेत्रीय, पूर्वी क्षेत्रीय, पश्चिमी क्षेत्रीय और दक्षिण क्षेत्रीय। उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए 1972 में विशेष रूप से पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव कितने माह के भीतर होने चाहिए? वो 6 माह के भीतर होने चाहिए।
अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायत के नए निर्वाचन उसके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व करा लिए जाएंगे और यदि उसे समय से पूर्व भंग कर दिया जाए तो 6 माह की अवधि से पूर्व ही पुनः चुनाव करा लिए जाएंगे। किंतु यदि भंग हुई पंचायत का निर्धारित कार्यकाल 6 माह से कम रह गया हो तो ऐसा चुनाव कराना जाना आवश्यक नहीं होगा। ठीक है। और ज्ञातव्य है कि पुनर्गठित पंचायत का कार्यकाल शेष अवधि तक ही होगा। इस पॉइंट को हमेशा दिमाग में आपको रखना होगा। भारत में फार्क, ठीक है, दक्षिण शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? ये 1986 में पहली बार हुआ था। ठीक है। तो भारत में फार्क शिखर सम्मेलन 16-17 नवंबर 1986 में बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया था। इसके बाद नई दिल्ली में 1995 में, फिर दिल्ली में 2007 में। इसके बाद जो है आपका फार्क का दूसरा सम्मेलन था। पहला सम्मेलन 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका के फार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई। 17 जनवरी 1987 को फार्क सचिवालय काठमांडू नेपाल में स्थापित किया गया और अफगानिस्तान को वर्ष 2005 में आयोजित 13वें शिखर सम्मेलन में फार्क का नया सदस्य बनाया गया और वर्ष 2007 में अफगानिस्तान सदस्य बना। इसमें घोषणा हुई थी 2005 में और 7 में बन गया था। वर्तमान में कुल 8 सदस्य हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। आगे देखते हैं, भारत में कौन सा संविधान संशोधन पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन की संबंधित है? तो पिछड़ी जातियों के लिए 102वां आपका हुआ था। 102वां संविधान संशोधन 2018 में भारत की पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है और 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है। राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के निर्दिष्ट करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार दिया। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान को 2 नए अनुच्छेदों 338B और 342A से जोड़ा गया। आगे देखते हैं, राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ये 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। यह कभी भंग नहीं होता बल्कि एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। उनके स्थान पर उतने ही नए सदस्य निर्वाचित कर दिए जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक विधान परिषद का सदस्य रहता है। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, किंतु विधानसभा द्वारा आशय का संकल्प पारित करके संसद द्वारा समाप्त किया जा सकता है। यही पीसीएस में पूछा था। संसद द्वारा इसको हम समाप्त कर सकते हैं। ठीक है। वर्तमान में कुल 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में विधान परिषद है और बंगाल इसकी मांग कर रहा है। आगे देखते हैं, भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं यानी नो फर्स्ट यूज द्वारा प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये बात किसने बोली थी? ये बात बोली थी आपके जो है प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। भारत द्वारा पहले ये प्रयोग नहीं होगा यानी नो फर्स्ट यूज, हम पहले यूज नहीं करेंगे। नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। वाजपेयी सरकार ने वर्ष 2003 में सर्वप्रथम परमाणु नीति को अमली जामा पहनाया था। वर्ष 1998 में पोखरण में दूसरे परमाणु परीक्षण के पश्चात भारत ने स्वयं को परमाणु क्षमता संपन्न राष्ट्र घोषित किया। इसके साथ ही 1999 में परमाणु नीति का ड्राफ्ट भी प्रस्तुत किया और इसके पश्चात कैबिनेट समिति ने परमाणु नीति की घोषणा की। अगला है, निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस यानी सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है? वो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। लोक प्रशासन में संलग्न अधिकारियों के कार्य के महत्व को रेखांकित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस का आयोजन किया जाता है। नागरिक सेवा दिवस को पहली बार दिल्ली के विज्ञान भवन में 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। 21 अप्रैल 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में प्रशासनिक सेवा के प्रशासनिक अधिकारी को पहली बार संबोधित करते हुए सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। अगला है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग आपका बना था। ठीक है, 2005 में इसकी स्थापना हुई थी केंद्रीय सूचना आयोग। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं केंद्रीय सूचना आयोग की बात करूं तो 2005 के प्रावधानों के अधीन 12 जो है आपका अक्टूबर 2005 को केंद्रीय सरकार द्वारा की गई थी। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य चुनाव सूचना आयुक्त होता है और 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कंडीशन है।
और मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर रहता है। मुख्य सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है। इस समिति में अध्यक्ष रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं। बात करते हैं इन द ईयर ऑफ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वाज इनेक्टेड। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था? ये बना था आपका 1981 में। ठीक है, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में बना था। यह अधिनियम 29 मार्च 1981 को संसद द्वारा पारित हुआ तथा 16 मई 1981 को लागू किया गया। इस अधिनियम में मुख्यतः मोटर गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाले धुएं और गंदगी का स्तर निर्धारित करने तथा उसे नियंत्रित करने का प्रावधान है। और वर्ष 1987 में इस अधिनियम के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण को भी सम्मिलित किया गया था। अब सूची थी, इसको मैच करना था और बहुत ही इंपॉर्टेंट सूची है, इल्यूशन में दी हुई है, ये लगातार पूछी जाती है पीसीएस के अंदर। ठीक है, क्या सूची दी गई है? राज्यसभा की सीटें हैं और आपका अब जो क्या नाम, तो इसमें उत्तराखंड भी होगा। ठीक है, इसमें उत्तराखंड भी होगा। अगर आपको फिर इतना पता था कि उत्तराखंड में 3 है तो यानी बी का 3 हो जाएगा, तो बी का 3 क्या था? एक ही ऑप्शन में था, इसीलिए आपको निकल जाता है। ये फिर भी चेक करना चाह रहा कि आपको उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटें याद है कि नहीं। अगर आपको इतना याद होता तब ये निकल जाता, क्योंकि बी का 3 एक ही में था। ठीक है, तो झारखंड में 6 सीटें हैं, उत्तराखंड में 3 हैं, छत्तीसगढ़ में 5 हैं और पंजाब में 7 है। उत्तराखंड इस सफल में कम से कम आप लोकसभा और राज्यसभा की सीटें याद कर लेते, तब भी आप इजीली सवाल निकाल लेते। लोकसभा वाला पूछा जा सकता है, इसलिए उसको इस बार रट लेना। लूसन में से चार्ट दिया हुआ है और रट डालो। निम्न में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है, अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी को यह अधिकार है कि वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है तथा विचार व्यक्त कर सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता है क्योंकि वह संसद का सदस्य नहीं होता है। महान्यायवादी को संसद की संयुक्त बैठक या संसद की किसी भी समिति में भी मताधिकार के बगैर बोलने और कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आप। उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो यह आया था आपका 2006 में। ठीक है, उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम 2006 के माध्यम से उत्तरांचल राज्य का नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड राज्य गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 उत्तरी पर्वतीय जिलों को अलग करके किया गया था। उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार है। इस प्रकार के विधेयक को संसद में लाने से पूर्व राष्ट्रपति से मंजूरी लेना अनिवार्य है। इसके साथ ही विधेयक को संबंधित राज्य की विधानमंडल से उनका मत जानने के लिए भेजा जाता है, लेकिन राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है और इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया था? तो आपका हो जाएगा 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी? इनका नाम था त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, और ये घोषणा इन्होंने 4 मार्च 2020 को की थी। अगला है, औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नलिखित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया था? ठीक है, तो ये काम किया था आपका जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। ठीक है, जॉर्ज विलियम ट्रेल ने यह काम किया था और जॉर्ज विलियम ट्रेल ने उत्तराखंड को एक नई व्यवस्था दी जो वर्तमान में भी इस राज्य की विशिष्ट पहचान है। यह एक प्रकार से राजस्व पुलिस व्यवस्था थी। उसका कार्य अपने क्षेत्र में राजस्व की वसूली करना, गांव की पैमाइश करना, लड़ाई झगड़ों का अस्थायी निपटारा करना, तहसीलदारों को सूचना पहुंचाना। इस प्रकार से पटवारी ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व एवं पुलिस दोनों के कार्य करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के कितने लोकसभा सांसद हैं? देखो मैंने कहा था याद कर लेना और फिर आ गया 5 हो गया। तो 5 लोकसभा सांसद हैं और 3 राज्यसभा। लोकसभा क्षेत्र का नाम याद कर लो, अल्मोड़ा है, पौड़ी है, टिहरी है, नैनीताल, हरिद्वार है। अल्मोड़ा की सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। टॉबिन टैक्स पूछा गया था। टॉबिन टैक्स क्या होता है? टॉबिन टैक्स विदेशी विनिमय
के लेन देन पर लगाया जाता है। विदेशी विनिमय दर में तीव्र उतार चढ़ाव पर अंकुश लगाने हेतु मुद्रा को किसी दूसरी मुद्रा में बदलते समय एक अल्प दर से करारोपण की सिफारिश की जाती है, जिसे टोबिन टैक्स के नाम से जानते हैं। इसका उद्देश्य राजस्व प्राप्ति नहीं, बल्कि विदेशी विनिमय में अवैध व्यापार को तथा पूंजी के अंतर्प्रवाह को हतोत्साहित करना होता है। ठीक है, तो एक प्रकार से क्या है, विदेशी विनिमय लेन देन पर लगता है टोबिन टैक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार में कौन सा विनियमित करता है? तो कृषि बाजार को कौन सा विनियमित करता है? बड़ा आसान है ये प्रश्न आपका। ठीक है, एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट इनेक्टेड बाय द स्टेट, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य का विषय है और राज्य में पूरे भौगोलिक क्षेत्र को विभाजित किया जाता है और एक बाजार क्षेत्र मंडियों के रूप में घोषित किया जाता है, जिसमें राज्य सरकारों द्वारा गठित बाजार समितियों द्वारा बाजारों का प्रबंधन किया जाता है। वह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार लोकहित में वस्तुओं के आयात निर्यात एवं वितरण को नियंत्रित करती है, जबकि एपीएमसी कृषि उत्पादों के बाजार पर निरंतर देखरेख करती है। ठीक है, वैसे इसका देखा जाए तो आयोग ने उत्तर ए माना है। ठीक है, आयोग ने जो उत्तर माना था इसका, उसने माना था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, आयोग ने ये माना था। ठीक है, वैसे देखा जाए तो इस हिसाब से क्या निकल के आ रहा है, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम। ठीक है, एक दो प्रश्नों का अंतर तो रहता ही है उत्तर का। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो इसके अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी बोला गया था, ये गलत हो जाएगा। 6 अगस्त 1952 को केसी नियोगी समिति की संतुष्टि पर राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। यह ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही संसदीय निकाय है। इसके अध्यक्ष तथा सचिव वही होते हैं जो योजना आयोग के होते हैं। प्रारंभ में राज्यों के मुख्यमंत्री को ही इनके सदस्य होते हैं, परंतु 1967 के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद एवं योजना आयोग, अब नीति आयोग के सभी सदस्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी इसके सदस्य बना दिए गए हैं। अगला प्रश्न क्या था, किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? तो 1977 छठी लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या सबसे कम 19 थी। वर्तमान यानी 17वीं में महिलाओं की सांसदों की संख्या बढ़कर 78 हो गई थी, जो कि अब तक की सबसे अधिक संख्या है। हालांकि बृहद स्तर पर देखें तो यह संख्या अभी भी कम है, क्योंकि यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आसपास भी नहीं है, जबकि अमेरिका में यह आंकड़ा 32% है और पड़ोसी देश बांग्लादेश में 21% है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में क्या सही है, क्या काम करता है, बताओ आप। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना अगर देखें तो 1945 में हुई थी। ठीक है, अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स के 1944 के समझौते के अंतर्गत की गई। इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है। यह सदस्य देशों को व्यापार क्षेत्र में उत्पन्न अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक घाटों को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तरलता उपलब्ध कराता है। भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है। वर्तमान में आईएमएफ की अध्यक्ष क्रिस्टीना जॉर्जिवा है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में क्या कहलाएगा? मुद्रा को कमजोर करना कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? मुद्रास्फीति बंधपात धारक को लाभ पहुंचाती है, ये गलत है आपका। मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है, आपका सही था। जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतों में इस वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है और भारत में मुद्रास्फीति गणना 2 मूल्य सूचियों के आधार पर की जाती है, एक थोक मूल्य सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। मुद्रास्फीति के कारण उधार लेने वालों को लाभ पहुंचता है, जबकि ऋणदाता को हानि पहुंचता है, क्योंकि मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ है? 1991 में आर्थिक सुधार ने देश की आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया, उदारीकरण किया, निजीकरण किया, वैश्वीकरण किया। इस आर्थिक सुधार के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ थे। 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय व्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई का अंतः प्रवाह बढ़ने के साथ साथ भारत के विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई है।
जीडीपी में कृषि का हिस्सा निरंतर घट रहा है, वर्तमान में यह 18.8% है। बात करते हैं आपका स्वैट इक्विटी शेयर्स निम्नलिखित में से किसे आवंटित किए जाते हैं। ये कंपनी के कर्मचारी को दिए जाते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 288 के अनुसार स्वैट इक्विटी शेयर का अर्थ ऐसे इक्विटी शेयर से है जो किसी कंपनी द्वारा आपके निदेशकों या कर्मचारियों को छूट पर जारी किए जाते हैं। स्वैट इक्विटी का अर्थ एक कंपनी के कर्मचारी या संस्थापक की और कंपनी को दिए गए गैर मौद्रिक योगदान से होता है। प्राय वित्तीय संकट से प्रभावित स्टार्टअप और व्यवसायों के मालिक आमतौर पर अपनी कंपनियों के लिए फंड जुटाने हेतु स्वैट इक्विटी का उपयोग करते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किन किन वस्तुओं उत्पादों को बढ़ाने के लिए की गई थी। ये की गई थी गेहूं, चावल, पल्सेस। राष्ट्रीय विकास परिषद 29 मई 2007 को आयोजित 53वीं बैठक में खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अक्टूबर 2007 में प्रारंभ किया गया। इसके क्रियान्वयन का ढांचा त्रिस्तरीय है, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर। ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उद्देश्य क्या है। राष्ट्र में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराने हेतु गेहूं, चावल और दालों की उत्पादकता को बढ़ाना, देश के चिन्हित जिलों में कृषि भूमि विस्तार और उत्पादकता संवर्धन द्वारा धारणीय विधि के चावल, गेहूं, दाल और मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ाना, निजी फार्म स्तर पर भूमि की उर्वरकता उत्पादकता का संवर्धन करना। वर्ष 2014-15 से इस मिशन में मोटे अनाजों को भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली है। तो भारत में क्या है, अधोगामी। ठीक है, भारत में अधोगामी अक्रमिक डिग्रेसिव कर प्रणाली पाई जाती है। इसमें प्रगतिशील तथा अनुपातिक कर प्रणाली का मिश्रण होता है। अधोगामी अक्रमिक कर प्रणाली के अंतर्गत आय के कुछ स्तर तक तो कर की दर में वृद्धि होती है, परंतु कर की एक निश्चित दर के बाद वह स्थिर हो जाता है। इसका उदाहरण हम भारत में व्यक्तिगत आयकर के संबंध में देखते हैं। अनुपातिक कर प्रणाली के अंतर्गत कर के आधार आय में परिवर्तन के बाद भी कर की दर अपरिवर्तित रहती है। प्रगतिशील कर प्रणाली के अंतर्गत आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दर में भी वृद्धि होती है। निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है। वो आपकी है छठवीं पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान कहा जाता है। कि अनवरत योजना की शुरुआत सर्वप्रथम मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने 1978 से 80 द्वारा किया गया था, परंतु 1980 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। अनवरत योजना की अवधारणा का जन्मदाता गुन्नार मेंडल, ठीक है, या गुन्नार मेडल को माना जाता है। इस योजना की शुरुआत तो वार्षिक योजनाओं के माध्यम से होती थी, परंतु आगे चलकर वार्षिक योजनाओं की दीर्घावधि योजनाओं का भाग बना लिया गया। योजनाओं का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है और इसी आधार पर आगे की योजनाओं के नए उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया था। तो देखा जाए तो जो एनएनपी होता है वो जीएनपी माइनस डिप्रेशन, ठीक है, यानी और एनएनपी क्या होता है, जीएनपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, तो इसको जोड़ देते हैं, मतलब जो विदेशी से प्राप्त शुद्ध आय होती है, ठीक है, और माइनस इसमें गिफावट वे हम निकाल देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे और जो बाहर से इनकम आएगी उसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आपका दोनों क्या है, सही है। निवल धारणा यानी नेट कॉन्सेप्ट, जब हम सकल मूल्य में से चाहे वह बाजार मूल्य हो या पर व्यक्त हो या साधन लागत पर व्यक्त हो, खराब घाटा दे तो निवल धारणा प्राप्त होती है। तो यानी दोनों आपका सही है, ठीक है। तो नेट निकालना है तो गिफावट में यहाँ भी निकाल दीजिए, बट अगर देखेंगे तो अब्रॉड की इनकम को जोड़ भी सकते हैं, दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रामीण पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था। तो गरीबी को हटाना है, ठीक है, रोजगार के अवसर का विस्तार ये भी था, लैंगिक असमानता कम करना सही था, पूंजी बाजार को उपयोग करना ये गलत था, ठीक है। तो ग्रामीण पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 अगर नहीं आता तब भी निकाल देते, क्योंकि इसको कौन करेगा, ठीक है। तो 50 का अप्रोच लेके चल रहे हैं तो मुश्किल चांस तो उन्हें एलिमिट हो जाता। ग्रामीण पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास के लिए व्यापक रणनीति प्रदान करती है। इसका अंतिम उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार प्राप्त करना था, जिसके विकास की गति तीव्र एवं समावेशी हो सकती है। योजना के अंतर्गत गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं और बच्चों, बुनियादी ढांचे, रोजगार के अवसर का विस्तार, लैंगिक असमानता को कम करना, पर्यावरण सहित अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करना शामिल था। पूंजी बाजार को मजबूत बनाना इस समावेशी विकास में शामिल नहीं था। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्षित जो विकास दर थी वो 9% थी, वार्षिक थी,
परंतु वास्तविक प्राप्ति दर जो है 7.8% रही थी। अगला प्रश्न पूछा गया है, विश्व व्यापार संगठन की निम्नलिखित में से सभी कारणों से कभी कभी आलोचना की जाती है सिवाय इसके। देखो, इसके पास सदस्य देशों के बीच व्यापार विवाद को निपटाने हेतु कोई तरीका नहीं है। अब देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। यह बहुराष्ट्रीय निगमों की कठपुतली है। यह सदस्य देशों की संप्रभुता को कम करता है तथा यह उत्पादों की गुणवत्ता के ऊपर स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करता है। यदि इन सभी कारणों से विश्व व्यापार संगठन कभी कभी आलोचना की जाती है सिवाय इसके पास सदस्य देशों के बीच व्यापार विवाद को निपटाने हेतु तो कोई तरीका नहीं है। विश्व व्यापार संगठन की संरचना द्विस्तरीय है। इसके द्वितीय स्तर पर विवाद निपटान निकाय तथा व्यापार नीति समीक्षा निकाय कार्यरत है जो सदस्य देशों के बीच उन्नत व्यापार विवाद को निपटाते हैं। आगे देखते हैं, यदि प्राथमिक घाटा शून्य हो तब उधार की राशि क्या होगी? तो ये क्या होगी? ब्याज भुगतान के ठीक बराबर। प्राथमिक घाटा यह बजट घाटे का एक प्रकार है जिसे भुगतान राजकोषीय घाटे में से ब्याज के भुगतान को घटाकर प्राप्त किया जाता है। राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटे के मध्य अंतर अतीत में सृजित सार्वजनिक ऋण पर ब्याज के भुगतान के महत्व को दर्शाता है। यानी प्राथमिक घाटा इक्वल्स टू राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। अब ब्याज भुगतान आपने 0 कर दिया यानी प्राथमिक घाटा 0 है। तब उस केस में क्या होगा? अगर प्राथमिक घाटा इसको अगर हम 0 करते हैं और ये 0 है तो राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान के ठीक बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको 0 करोगे तो ये बराबर हो जाएगा। सिंपल है। x इक्वल टू अगर y माइनस डी दिया हुआ है, अगर x हम 0 पुट करते हैं तो y इक्वल टू डी आ जाएगा। आगे देखते हैं, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, ठीक है, द्वारा वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। यानी यूएनडीपी ने किस मानव विकास सूचकांक में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत की थी? तो ये शुरुआत जो हुई थी ये 2010 में हुई थी। ठीक है, 2010 के अंदर इसको शामिल किया गया था। और यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का मानव विकास सूचकांक एचडीए रैंक क्या था? तो 131 था। तो ये दोनों उस साल का पूछा गया था, तो यानी करंट लिंक्ड नया वाला पूछा जा सकता है। तो अगर देखा जाए, नॉर्वे शीर्ष स्थान पर, अंतिम स्थान पर नाइजर रहा है। वर्ष 2022 में भारत 132वें स्थान पर है। ठीक है, तो 2020 में जो देखा जाए तो 131 था, 22वें में 132 पर। निम्न में से किस वर्ष में एमएसएमई का अद्यतन वर्गीकरण किया गया था? तो ये 2020 में किया गया था। ठीक है, और 2020 में एमएसएमई का अद्यतन वर्गीकरण किया गया था। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय निर्देश में एमएसएमई की परिभाषा और मानदंडों में परिवर्तन के लिए 13 मई 2020 को घोषणा की थी। ठीक है, यह नई परिभाषा और मानदंड 1 जुलाई 2020 से प्रभावी हो गया था। इस नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म विनिर्माण उद्यम एवं सेवा उद्यम 1 करोड़ रुपए निवेश और 5 करोड़ रुपए टर्नओवर तक बढ़ा दिया गया। लघु विनिर्माण जो है 10 करोड़ रुपए से निवेश और 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर, और मध्यम विनिर्माण जो है 20 करोड़ रुपए की निवेश और 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर। बहुत ही बॉन्ड डाटा है, ये पूछ सकता है इस बार। ठीक है, तो सूक्ष्म में 1 करोड़ का निवेश है, आउटकम कितने का है? 5 करोड़ का। और लघु में क्या है? 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 50 करोड़ का आउटपुट है। और मध्यम में क्या है? 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 100 करोड़ का आउटपुट है। 1 जून 2020 को किए गए संशोधन के अनुसार मध्यम उपक्रमों के लिए अब यह सीमा 50 करोड़ रुपए का निवेश और 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर दिया गया है। ये चेंज भी हुआ है। 50 करोड़ का आपका क्या होगा? इन्वेस्टमेंट होगा, टर्नओवर 250 करोड़ का होगा। ये इंपॉर्टेंट है, मध्यम वर्ग के लिए चेंज किया गया इसको। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज कहलाती है? तो ये है आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूतियां। गिल्ट सिक्योरिटीज सरकारों द्वारा जारी बॉन्ड है। वह सरकारी प्रतिभूतियां यानी सरकार द्वारा बाजार से पैसा उधार लेने के लिए जारी किए गए उपकरण है। गिल्ट एंड सिक्योरिटीज बहुत कम जोखिम के साथ साथ एक उच्च श्रेणी का निवेश है। सरकारी प्रतिभूति का अर्थ सार्वजनिक ऋण या किसी अन्य उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा बनाई गई और जारी की गई प्रतिभूति है। गिल्ट एंड सिक्योरिटीज उन निवेशकों द्वारा पसंद की जाती है जो डिफॉल्ट के से कम जोखिम के साथ साथ अनुमानित रिटर्न चाहते हैं। ये निवेश यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी सिक्योरिटीज के समान लक्षण रखते हैं। अगला है मीगा, वो पक्षीय विनियोग गारंटी मीगा संबंधित है। मीगा काम क्या है? मीगा है वर्ल्ड बैंक समूह का। ठीक है,
तो बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण मीगा विश्व बैंक समूह की संस्था है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो राजनीतिक और आर्थिक जोखिम बीमा को पेशकश करके विकासशील देशों में निवेश को बढ़ावा देती है। विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देकर एजेंसी का उद्देश्य आर्थिक विकास का समर्थन करना, गरीबी कम करना और लोगों के जीवन में सुधार करना है। मार्च 2022 तक मीगा में 182 सदस्य देश थे। वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया था? वैल्यू एडेड टैक्स को, वैट को। वस्तु एवं सेवा कर द्वारा मूल्य संवर्धित कर को समाप्त कर दिया गया था। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत सरकार की एक नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जो 1 जुलाई 2017 से लागू है। वस्तु एवं सेवा कर एक व्यापक गंतव्य आधारित उपभोग कर है जिसमें हर मूल्यवर्धन और बहुस्तरीय कर का उदाहरण है। जहां वस्तु का उपभोग होगा वहीं राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में यह कर उपार्जित होगा। जीएसटी भारत में सप्लाई चेन के प्रत्येक चरण पर लगाया जाता है, अर्थात कच्चे माल की खरीदारी से लेकर निर्माण और थोक विक्रेता अंतिम उपभोक्ता तक जो जीएसटी सब पे लगाया जा रहा है। हर चरण में जीएसटी लगा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में नहीं है? तो उत्तराखंड में हॉल नहीं है। ठीक है, उत्तराखंड में हॉल नहीं है। बाकी 3 संस्थान कौन कौन से हैं वो देख लो। सेंट्रल वेडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CVRI रुड़की में है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC देहरादून में है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल जो हरिद्वार में है। हाल का मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो देख लेते हैं भाई क्या क्या ऑप्शन थे इसमें। इसमें कहा था विदेशों में मौजूद कपड़ा मिल का अधिग्रहण, ठीक है, ये आ जाएगा। विदेशों में पूर्ण स्वामित्व वाली व्यवसायिक फर्म का निर्माण, ये भी आ जाएगा। विदेशों में नए स्टील संयंत्र का निर्माण होगा, ये भी आ जाएगा। विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्गत बांड और स्टॉक का क्रय, ये नहीं आएगा। विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्गत बांड एवं स्टॉक क्रय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का यानी FPI का उदाहरण है। यदि विदेश निवेशक को निवेशक की कंपनी के 10% या अधिक शेयर प्राप्त हो जाए जिनसे कि वह निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है, जबकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश FPI के अंतर्गत विदेशी इकाई एक कंपनी के स्टॉक और बॉन्ड खरीदता है। इसके निवेशकों को व्यवसाय पर नियंत्रण का अधिकार प्राप्त नहीं होता। उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में वर्ष 2020-2021 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया? 9। उत्तराखंड के 9 पर्वतीय जिलों में 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया। तो यानी इस बार भी पूछ सकता है इस तरह के प्रश्न। ठीक है, करंट अफेयर में जो भी चीजें हूँ वहां लिंक करके इसको आप देख सकते हो। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो 12 फरवरी 2004 को हुई। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या वर्ष 2020-21 में न्यूनतम थी? तो वो थे जिला सहकारी बैंक यानी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, वर्ष 2020-21 में उत्तराखंड में जिला सहकारी बैंकों की संख्या न्यूनतम थी। कुल सहकारी बैंकों की संख्या 10 थी। ठीक है, कुल शाखाएं 235। अनुवांशिकी विज्ञान जेनेटिक्स का जनक पिता किसे माना जाता है? सबको पता है, जोहान गेगर मेंडल साहब को। ठीक है, चर्चा में था, बेसिक सवाल है, लूसेंट से भी निकल जाएगा। आनुवंशिक विज्ञान यानी जेनेटिक्स जनक गेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। यह एक ऑस्ट्रेलियाई पादरी थे जिन्होंने वर्ष 1856 से 1863 के मध्य मटर के प्रयोगों के माध्यम से आनुवंशिकता के कई नियमों का स्थापित किया था। उल्लेखनीय है कि माता पिता एवं अन्य पूर्वज के गुण संतानों में अवतरित होते हैं, आनुवंशिकता कहलाती है। इसके अध्ययन को हम लोग जेनेटिक्स यानी आनुवंशिक विज्ञान कहते हैं। रामसर स्थल क्या है? तो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, आर्द्रभूमियों का है ये। ठीक है, तो रामसर स्थल के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों को शामिल किया जाता है। रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि के संरक्षण टिकाऊ उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो आर्द्रभूमियों के मौलिक पारिस्थितिक कार्यों और उनके आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, मनोरंजक मूल्य को पहचानती है। अगस्त 2022 तक भारत में रामसर स्थलों की संख्या 75 हो गई है। रामसर स्थल देश में लगभग देखा जाए तो 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हैं। तो 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो यानी एक तरीके से यहाँ से याद कर लो, नोबेल पुरस्कार की थीम इंपॉर्टेंट है, तो 2023 वाला रट डालो। ठीक है, वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसको रट लो। आगे देखते हैं, करंट अफेयर सवाल ये भी है, 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP26 का आयोजन कहाँ हुआ था? करंट अफेयर का सवाल है, यानी देखा जाए तो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण पूछी जा रही है। ठीक है,
तो अगर देखा जाए तो 2021 में जो 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP26 हुआ था, उसका आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। ठीक है, इसकी भारत की ओर से सम्मेलन में 5 प्रतिबद्धताएं प्रस्तुत की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, 2021 का है, पर ये नया वाला देख लेना करंट अफेयर में। ठीक है, बट इसका टारगेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो टारगेट बदलेगा नहीं। वर्ष 2030 तक भारत की गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक ले जाना है। 2030 में भारत की अर्थव्यवस्था को कार्बन तीव्रता ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना है। 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 45% की कमी ले आनी है। वर्ष 2030 तक शुद्ध अनुमानित उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कटौती करना है। वर्ष 2070 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। आगे देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय संस्था WWF प्रकृति हित विश्व व्यापक कोष का प्रतीक चिन्ह क्या है? महाकाय पांडा। ठीक है, महाकाय पांडा है। अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। ठीक है, WWF की मुख्यालय इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इस संगठन का उद्देश्य अपनी विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से प्राकृतिक पर्यावरण के क्षरण को रोकना और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना जिसमें मनुष्य प्रकृति के साथ भेदभाव मतलब सद्भाव से रहे, भेदभाव ना करे। आगे देखते हैं, वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है तो भारत रत्न है। ठीक है, यह पुरस्कार 2019 में प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका को प्रदान किया गया था। पद्म विभूषण दूसरा, पद्म भूषण तीसरा और पद्मश्री चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, वर्ष 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपाचारी को पहला भारत रत्न दिया गया था। ये नाम भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में ये सारे सम्मान दिए जाते हैं। सुदूर संवेदन तकनीक में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। झूम क्या है? एक प्रकार की कृषि है, ये टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है, तो ये भी आसान है आपके लिए। ठीक है, इस खेती को अगर देखा जाए तो मलेशिया में हम लोग लादांग, फिलीपींस में टैगिंग कहते हैं, मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं, श्रीलंका में चेन्ना कहते हैं, वेनेजुएला में कोनिको कहते हैं। ये सब झूम कृषि के प्रकार है। अलग अलग देशों में जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है वो क्या कहलाता है? वो ऑब्वियस सी बात है, वो कंडक्टर होगा, चालक होगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो जो है जैसे चांदी हो गया, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि, चालकों के इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मजबूती से बंधे हुए नहीं होते हैं, जिससे यह अपनी स्वतंत्र अवस्था में होते हैं तथा गति करने में सक्षम होते हैं। इन्हीं कारणों से चालकों में विद्युत धारा का प्रभाव होता है। ये प्रश्न पूछा गया था आपका वैट। उत्तराखंड में वैट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये 2005 में वैट लगा था। ठीक है, आगे देखते हैं, अगर बात की जाए वैट की तो वैट सबसे पहले जो आई थी 1954 में फ्रांस में लागू की गई थी। ठीक है, और भारत में 2005 में अपनाया गया था और 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण देश में क्या लागू है? GST लागू है। निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक जोतने वाला कहा जाता है? तो अपना केचुआ है भाई, काम करता रहता है, भूमि का जो है कृषक भी कहते हैं इसको। आगे देखते हैं, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। तो यानी जो चार्ट है आपका ब्लूप्रिंट वाला इंपॉर्टेंट है, इससे क्या होता है, किस कमी से क्या होता है, वो रट डालिए, बहुत फायदा होगा। अगला प्रश्न है, पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को केस में संग्रहित किया जाता है। ठीक है, तो जो उनके स्पर्म होते हैं उनको कहीं रखना पड़ेगा, नहीं तो वो खराब हो जाएंगे। कहाँ रख सकते हैं उसको रखते हैं हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में। ठीक है, किंतु 3-4 दिन के पश्चात इसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है, मतलब 3-4 दिन तक ही वो सेफ है, वरना स्पर्म की जो क्वालिटी है वो डाउन चली जाएगी। ठीक है, फिर भी हम लोग एटलीस्ट 3 से 4 दिन तक हम लोग बचा सकते हैं। ठीक है, उसका कारण क्या है? तरल नाइट्रोजन में रखने के कारण वो बच जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रासायनिक ग्रुप पे सेलुलोज संबंधित है? सेलुलोज जो है शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणु कौन से हैं? तो ये हैं आपके एस्चरिचिया कोली और एग्रे बैक्टीरियम। ठीक है, आगे देखते हैं, 2 जैविक समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ये तो आपका इकोटोन है। ठीक है, आसान है ये। पूछा गया था, यदि कोई एक इनपुट हाई आउटपुट भी हाई तो गेट कौन सा होगा? भाई इनपुट भी हाई है, आउटपुट भी हाई दे रहा है, किस तरह गेट होगा? वो आपका और गेट होगा। इनपुट हाई होने पर आउटपुट भी हाई देगा। आर में क्या होगा? जैसे मान लो इनपुट कैसे कर सकते हो, जैसे 1 है इनपुट हो गया। ठीक है, तो उसमें भी आपको 1 ही मिलने वाला। ठीक है, आर गेट जैसे लो है तो लो आ गया, लो है हाई है, हाई आ गया, हाई है लो है तब भी हाई है, और हाई है तो हाई तो आएगा। ठीक है, अब 1 + 0 होगा तो 1 आएगा, 0 + 1 होगा तो
अगर वही इनपुट अगर एक आपका हाई है तो हमें हाई मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दिए गए लॉजिक सर्किट का आउटपुट सी है, तो ये सी इन्होंने आउटपुट दिया, तो सी क्या आने वाला। तो देखा जाए तो ये कौन सा गेट है, नैंड गेट है। तो नैंड गेट में यहाँ पे देखो ए इंटू ए गया और ए इंटू ए बार आ गया। ठीक है, यहाँ से ए बार आया और उसके बाद फिर यहाँ पे और गेट लगा हुआ है, तो वन प्लस बी गया, यानी ये वन ही आ गया। और वन प्लस ए बार है, अगर वन में कुछ भी जोड़ोगे तो वन ही आना है। ठीक है, वन ही आना है, तो उसको इसमें आउटपुट क्या आ जाएगा, आपका वन ही आ जाएगा। वन में कुछ भी जोड़ोगे तो वन आएगा, यानी हाई में कुछ जोड़ोगे तो हाई ही आने वाला। अगला है रेफरेंस मॉडल की किस लेयर पर आईपी एड्रेस का प्रयोग होता है। तो आईपी एड्रेस जो है वो नेटवर्क लेयर पर यूज होता है। तो ये इस तरह की लेयर होती हैं आपकी। ठीक है, तो आईपी जो प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है, वो आपका नेटवर्क लेयर पर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी होती है। तो ये तो आपका रैम में ही होती है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी होती है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसे मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। रैम में सीपीयू द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों का डाटा और निर्देश स्टोर होते हैं। रैम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जैसे डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्रायः पर्सनल कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली भौतिक मेमोरी है। एफआरएम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह मेमोरी डी रैम से तेज और कम अस्थायी होती है। एफडी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह ऐसी मेमोरी है जिसमें लिखे डेटा को पढ़ सकते हैं लेकिन आसानी से बदल नहीं सकते। इस प्रकार की मेमोरी अस्थायी होती है। बात करते हैं हम लोग कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है। तो आपका डिकोड प्रोग्राम अनुदेश। सीपीयू का मुख्य भाग होता है जो कंप्यूटर के सभी यूनिट को नियंत्रित और इनके बीच डेटा निर्देशों के हस्तांतरण को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह प्रोग्राम निर्देशों को डिकोड करने के लिए भी जिम्मेदार होता है। इसके लिए यह बाइनरी डिकोड का उपयोग करता है। सीपीयू प्रोग्राम के निर्देशों को सिग्नल के रूप में सीपीयू के अन्य कंपोनेंट को भेजता है। बात करते हैं प्रकाश की गति अधिकतम होती है। प्रकाश की गति जो होती है वो निर्वात यानी वैक्यूम में अधिकतम होती है। प्रकाश की अधिकतम गति निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। जल में प्रकाश की चाल जो होती है वो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की गति निर्वात में अधिकतम इसलिए होती है क्योंकि निर्वात में किसी पदार्थ की उपस्थित न होने के कारण प्रकाश की गति विवर्तित, अपवर्तित या धीमी नहीं हो। बात करते हैं उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया है। ये कहाँ पे किया था, तो अपने अपने उत्तराखंड में ये किया था। ठीक है, उत्तराखंड के नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में। ठीक है, भारतीय मौसम विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया था। इससे बादल फटने या बारिश होने का सटीक पूर्वानुमान 3 घंटे पूर्व मिल जाता था। यह स्थापित रडार 100 किलोमीटर के दायरे में 360 डिग्री कोण पर कार्य करेगा। इसमें हवा की गति की दिशा, तापमान, आर्द्रता की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती थी। भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये हुई थी 1906 में। भारत में वन अनुसंधान की स्थापना 1906 में हुई थी। देहरादून में स्थित है। ठीक है, यह देश का सबसे बड़ा वन संस्थान है। इसका मुख्य कार्य वन शोध, वन उपज, वन प्रशिक्षण आदि का संचालन करना है। वन अनुसंधान संस्थान की 4 क्षेत्रीय इकाइयां, जैसे कानपुर उत्तर प्रदेश, चेन्नई आपका तमिलनाडु में, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में, जबलपुर मध्य प्रदेश में, और 1991 में इस संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भी मिल गया है। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था। तो ये हिमालयी कस्तूरी मृग, हिमालयन मस्क डियर के लिए। अगला है, इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है। ये आपका बुरांश। उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष बुरांश है। यह एक पर्वतीय वृक्ष है। 1500 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। बुरांश के फूलों में औषधीय गुण पाए जाते हैं जो हृदय रोग के लिए काफी लाभदायक है। बुरांश के अवैध कटान को रोकने के लिए वन अधिनियम 1974 में इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। इसका वास्तविक नाम जो है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम है। तो जो भी सिंबल है राज्य का वो सारे याद करने हैं। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो पूछ लिया शांति वाला, तो उसमें मारिया रेफा दिमित्री मुरातोवा थे। ठीक है, तो इस बार का 2023 वाला रट लेना। ठीक है, क्योंकि 2 प्रश्न आ चुका है नोबेल पुरस्कार पे, तो इसका मतलब इस बार भी आएगा, तो रट लेना अच्छे से। अगला है, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू स्केल माउंट अन्नपूर्णा। तो
जो है उनका नाम था प्रियंका मोहिते। अन्नपूर्णा पर्वत चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला प्रियंका मोहिते हैं। उत्तर मध्य नेपाल के हिमालय में स्थित अन्नपूर्णा पर्वत की ऊंचाई 8,091 मीटर है। प्रियंका मोहिते इससे पहले 2013 में माउंट एवरेस्ट और 2008 में माउंट लोहस्वे पर भी फतह कर चुकी हैं। इस तरह की चीजें आपको लूसेंट में मिलती रहती हैं। स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? इनको 2001 में दिया गया था भारत रत्न। ठीक है, इस पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को की गई थी। ठीक है, मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री रेल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया, ढाका को कहाँ से जोड़ती है? तो न्यू जलपाईगुड़ी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के प्रश्न जो है उस साल आए थे। ठीक है, बांग्लादेश की सीमावर्ती रेलवे स्टेशन चिलाहाटी के माध्यम से ढाका व पश्चिम बंगाल भारत में न्यू जलपाईगुड़ी के साथ जोड़ती है। यह भारत और बांग्लादेश के मध्य चलने वाली तीसरी रेल सेवा है। पहली मैत्री एक्सप्रेस ढाका और कोलकाता, दूसरी बंधन एक्सप्रेस खुलना कोलकाता और तीसरी मिताली एक्सप्रेस। ठीक है, अगला है द वर्ड बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है? यह है पुलेला गोपीचंद की। द वर्ड बीनीथ हिज फीट जो है पुलेला गोपीचंद की जो है जीवनी है। पुलेला गोपीचंद का जन्म जो है आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में नगंदला में हुआ था। यह एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वर्तमान में कोच का कार्य कर रहे हैं। 2001 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया था? तो उस टाइम पे राइटिंग विद फायर। ठीक है, अगला है, किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 शुरू की है? गुजरात ने। तो इस तरह के प्रश्न जो है इस बार भी देख लीजिएगा करंट अफेयर पे। ठीक है, उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन है? मैती आंदोलन के जनक जो थे वो कल्याण सिंह रावत साहब थे। ठीक है, मैती आंदोलन उत्तराखंड राज्य में चलाया गया एक प्रमुख पर्यावरण संबंधी आंदोलन था जिसके जनक श्री कल्याण सिंह रावत जी थे। और उत्तराखंड राज्य में मैत शब्द का अर्थ मायका होता है और मैती शब्द का अर्थ मायके वाले। मैती आंदोलन का अभिप्राय उससे है जब किसी भी लड़की की शादी हो रही हो और फेरे लेने के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच एक पेड़ लगाकर उसे भी अपनी मैती यानी मायका बनाती है और इस पेड़ की देखरेख करती है। जिम्मेदारी मायको वालों को होती है। ठीक है, तो एक पेड़ लगा देगी, आप उस पेड़ को जो है ध्यान रखिए। विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता था? यानी शतरंज वाले प्रश्न भी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको एक मिनट रखे 2023 में जो भी घटनाएं हुई हैं शतरंज की उसको देख लेना है। 23 में और 24 में खासतौर पर देख लीजिए, पिछले 3 महीने में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक जो भी हुआ हो। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस जो है आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया, समाचार पत्रों में किसे प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021? तो 2021 का पूछा गया है, इस साल का भी याद कर लेना। ठीक है, यानी पुरस्कार भी पूछा जा रहा है, अच्छे वाले पुरस्कार पूछे जा रहे हैं। खिलाड़ी का नाम टोक्यो पैरालंपिक में क्या जीता था? ठीक है, तो अभी जो भी स्पोर्ट्स हुए हैं वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वैसे एक बार देख लो क्योंकि ओल्ड वाले भी पूछ सकता है। पी सिंधु को उसमें कांस्य मिला था, बजरंग पुनिया को कांस्य मिला था, चानू को रजत मिला था, नीरज चोपड़ा को स्वर्ण मिला था। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों में कुल तो इस बार भी देख लेना जो भी चीजें लेटेस्ट हुई हैं स्पोर्ट्स के अंदर। भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? तो ये मेरठ में की जा रही थी। 1 जनवरी 2022 को रखी गई थी इसकी आधारशिला। ठीक है, और विश्वविद्यालय को 2025 से शुरुआत तक बनकर तैयार होने की संभावना है। विश्वविद्यालय का क्षेत्रफल 91 एकड़ का होगा। विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान करेगा। अगला प्रश्न क्या है, दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्न से किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत घोषित किया था? तो इन्होंने नागालैंड को अशांत घोषित किया था। तो करंट अफेयर का पार्ट था तो उसको याद कर लेंगे। इस बार देखते हैं किस क्या चीज़ें न्यूज में रहेंगी, उसी हिसाब से देख लें। निम्न से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया है? तो ये रानी कमलपति स्टेशन भोपाल को उसमें किया गया था। इस तरह के प्रश्न भी देखेंगे। जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का नाम क्या था? इसका नाम था प्लान बी। ठीक, क्या नाम था? प्लान बी। मधुमक्खियों का इस्तेमाल किया जा रहा था डाइवर्ट करने के लिए। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डे का शिलान्यास किया था। ठीक है, तो कौन सा हवाई अड्डा था? वो नोएडा का अपने उत्तर प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय अड्डा जेवर था। आगे देखते हैं,
प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में होता है? गंगा सागर मेला बहुत बार पूछा जाता है, ये पश्चिम बंगाल में ये आयोजित किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 को मिला था? तो इस बार का सब देख लेना, इस तरह के अवार्ड जितने भी होंगे वो अवार्ड देख लेना। तो सारी थीम यहाँ पे याद कर लो, क्या क्या हमें रटना है, ठीक है। तो ये मैचिंग बड़ा अच्छा आसान आया था। भरतनाट्यम जो तमिलनाडु में होता है, कथक उत्तर प्रदेश में होता है, तो कथक यूपी बी का 1, उसे देखा जाए तो बी का 1 2 में था तो फंस जाते। एक और याद होना था, कुचिपुड़ी यानी कच्ची पूड़ी कौन खाता? थोड़ा एफेक्टिव बना लो, ठीक है, भावता को अपनी भावना को ठेस में ना ले इसको, ठीक है। कुचिपुड़ी यानी आंध्र प्रदेश, ठीक है। थोड़ा अंधा जैसे करके कच्ची पूड़ी कौन खाएगा, तो थोड़ा अंधा पा होगा, तो कच्ची पूड़ी, ठीक है। बस याद करने के लिए, ठीक है, अपनी भावनाओं को ठेस में ना ले बिल्कुल भी। मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का है, इसको रट लेंगे। कथक यूपी का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। मैच करना था उसमें, तो सीयूई इस बार रट लेना, ठीक है। गूगल के सुंदर पिचाई हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला हैं, ट्विटर के पराग अग्रवाल हैं, और एडोबे के जो है शांतनु नारायण हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? तो ये आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन परिषद का आयोजन जो है पाटलिपुत्र में 300 ईस्वी पूर्व में आयोजित किया गया था, और इसके अध्यक्ष जो थे वो स्थूलभद्र थे, ठीक है। और द्वितीय जैन परिषद का आयोजन 6वीं शताब्दी में वल्लभी गुजरात में हुआ था। इसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे, और जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24 तीर्थकार थे। निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी? तो उसका नाम था प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका हर्षवर्धन द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक है, जिसमें राजा उदयन और राजकुमारी प्रियदर्शिका की कहानी वर्णित है। हर्षवर्धन के अन्य नाटक क्या क्या? रत्नावली है और नागानंद है। हर्षचरित कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं, और देवी चंद्रगुप्तम के लेखक भी विशाख दत्त हैं। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना क्या है? मुद्रा राक्षस है। तो विशाख दत्त का दोनों याद कर लो, देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस, और बाणभट्ट का याद कर लो, हर्षचरित और कादम्बरी, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित था? तो ये अब था दैट इज काकतीय। लीलावती के लेखक भास्कर द्वितीय था, ठीक है, वो क्या था? एक नर्तक थे। आगे देखते हैं, वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि फर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, मिलिंद पन्नो। अगला था आपका शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? 1:35, ठीक है। गधिया या गधैया क्या था? गधैया एक तरीके से सिक्का था। अगला है आपका उदयांजल किस वंश से संबंधित था? जो उदयांजल था वो आपका चेर वंश का प्रथम शासक था। इसकी उपाधि महाभोज उदयन जेरक थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? किस्ना प्रथम ने, ठीक है। अगला है, मौर्य काल में प्रणयम था। प्रणयम एक तरीके से आपातकालीन कर था, ठीक है। अगला पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? तो गोविंद तृतीय ने। अगला पूछा गया था, हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता था? तो ये मलिक काफूर को जाना जाता था। अगला, निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? वो था आपका मलिक अल्तुनिया, ठीक है। बाकी सारे थे, जिसमें ताजुद्दीन यलदौज, नसरुद्दीन कुबाचा और अली मर्दान आते हैं, ये सब थे। ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? वो इंद्र जी को हैं, ठीक है। 250 लगभग हैं टोटल। निम्नलिखित में से किसने ख्वाजैन उल फतूह नामक पुस्तक की रचना की है? तो अमीर खुसरो ने की है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं है? तो इत्मुद्दौला हैं, आसफ खां हैं, खुर्रम है, महाबत खां नहीं। महाबत खां नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था। नूरजहां जुंटा के सदस्य नूरजहां, उसके पिता इत्मुद्दौला, माता असमत बेगम, उसका भाई आसफ खां और शहजादा खुर्रम थे। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो पैथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे, क्रिप्स थे, और जॉन साइमन नहीं थे, ठीक है। अच्छा प्रश्न था, ये दिया हुआ कई बार पूछा चुका है। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? तो लॉर्ड मायो ने किया था, ठीक है।
अगला है गंगाराम और खीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? जो दोनों भाई थे ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे 1942। उत्तराखंड में भी जगह जगह प्रदर्शन और हड़तालें हुई थी और 5 सितंबर 1942 को खुमार नामक स्थान पर, जो कि फॉल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, यहाँ पर ब्रिटिश सेना ने जनता पर गोलियां चलाई, जिसमें गंगाराम और खीमादेव नामक दो सगे भाई शहीद हो गए। गोलियों से बुरी तरह घायल चूड़ामणि और बहादुर सिंह भी कुछ दिन बाद शहीद हो गए थे। राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किस भाषा में लिखी गई है? ये फारसी भाषा में लिखी गई है। राजा राम मोहन राय ने 1809 ईस्वी में तुहफात उल मुअद्दिन अथवा एकेश्वरवादियों का उपहार गिफ्ट टू मोनोथिस्ट फारसी भाषा में लिखी है। अगला प्रश्न है 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुदान का कार्य पूर्ण किया था? तो कौशनी को इन्होंने भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा था। 1929 में महात्मा गांधी ने कौशनी में अपने प्रवास के दौरान अनासक्ति योग का अनुवाद किया था। अगला है भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? तो मानवेंद्र शाह। भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा मानवेंद्र शाह था। इसने 1949 में विलीनीकरण हेतु प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए और 1 अगस्त 1949 को टिहरी संयुक्त प्रांत का एक जिला बन गया। टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? तो टिहरी रियासत के प्रथम नरेश जो थे उनका नाम था सुदर्शन शाह। 14 मई 1804 को गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह और गोरखों के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा में निर्णायक युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रद्युम्न शाह मारे गए और गोरखों ने कुमाऊं और गढ़वाल पर अधिकार कर लिया। प्रद्युम्न शाह के दो पुत्र सुदर्शन शाह और प्रीतम शाह थे। प्रीतम शाह को बंदी बनाकर नेपाल भेज दिया गया, जबकि सुदर्शन शाह ने भागकर हरिद्वार में शरण ली। अक्टूबर 1814 में अंग्रेजों के सहयोग से सुदर्शन शाह ने गोरखों को पराजित कर गढ़वाल राज्य को मुक्त करा लिया और 28 दिसंबर 1815 को टिहरी रियासत की स्थापना कर सुदर्शन शाह ने नरेश की पदवी धारण की। कालू महरा संबंधित थे 1857 के विद्रोह से। ठीक है, कालू महरा 1857 के विद्रोह से संबंधित हैं। चंपावत जिले के बिफुंग लोहा घाट गांव के कालू सिंह महरा ने कुमाऊं क्षेत्र में गुप्त संगठन क्रांतिवीर बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया। इन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी कहते हैं। निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? तो तारीख-ए-बदाऊनी है, जहांगीरनामा है, शाहजहांनामा है, बाबरनामा नहीं। मध्यकालीन ग्रंथ बाबरनामा में उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है। मध्यकालीन इतिहास की पुस्तकों यथा तारीख-ए-बदाऊनी, जहांगीरनामा, शाहजहांनामा से ज्ञात हैं कि चंद राजाओं का मुगल राजाओं से अच्छा संबंध था। इसी समय से कुमाऊनी भाषा में अनेक अरबी, फारसी, तुर्की भाषाओं के शब्दों का समावेश हुआ। विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? ये मैक्सिको से नहीं जाती है। विषुवत रेखा जो है मैक्सिको से नहीं जाती। विषुवत रेखा इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम एंड प्रिंसिप, गैबोन, कांगो रिपब्लिक डेमोक्रेटिक, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती से जाती है। विषुवत रेखा पृथ्वी के मध्य से होकर जाने वाली वह अक्षांश रेखा है जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। मैक्सिको से कर्क रेखा जाती है, विषुवत नहीं। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ था? यक्षगान। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? मोहिनीअट्टम केरल का है और भरतनाट्यम सबसे प्राचीन नृत्य है, तमिलनाडु में देशवासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया। संसार की सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वह है आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण तक पर्वतमाला फैली है। यह नवीन मोरदार पर्वत श्रृंखला है जिसकी लंबाई 7000 किलोमीटर है। एकांकागुआ एंडीज की सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 6962 मीटर है। उल्लेखनीय है कि आल्प्स पर्वत यूरोप, रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका और हिमालय पर्वत एशिया महाद्वीप में स्थित है। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? वहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित है।
नीलगिरी की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। यह पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी दोड्डा बेट्टा है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। उल्लेखनीय है कि कार्डोमम इलायची की पहाड़ियाँ दक्षिणी पूर्वी केरल में स्थित हैं, साथ ही पश्चिमी घाट का हिस्सा है। यह क्षेत्र चाय, कॉफी, सागौन और बांस के साथ साथ इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? वो बेगुला की धारा है। ठीक है, बेगुला की धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर प्रवाहित नहीं होती, बल्कि यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहती है। यह ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वेजियन और फ्लोरिडा की जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली गर्म जलधाराएं हैं। इसका दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वो है आपका मेडागास्कर। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा? ग्रीनलैंड है। ठीक है, न्यू ग्रीनलैंड के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर है। ग्रीनलैंड के क्षेत्रफल इतना है और न्यू गिनी का इतना है, बोर्नियो का इतना है, मेडागास्कर का इतना है, बैफिन का इतना है। ठीक है, सुमात्रा का इतना है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो बोरा जो है एडियाटिक सागर के पूर्वी किनारों पर चलने वाली शुष्क अत्यंत ठंडी पवन है। ठीक है, फान जो है आल्प्स पर्वत की उत्तरी ढाल के सहारे उतरने वाली गर्म हवा है। मिस्टल जो है राइन नदी में बहने वाली ठंडी ध्रुव जलधारा है और खमसिन जो है मिस्र में बहने वाली गर्म धारा है। ठीक है, ये वाला गलत था, बाकी सारे क्या हैं? सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? सबसे बड़ी नदी जो है आपको पता है नील नदी है। तो अमेजन जो है नील नदी के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जबकि आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। मिसिसिपी मिसौरी संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली नदी है। यांगी चीन में बहने वाली एशिया की सबसे लंबी नदी है। इनमें से कौन सा कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो अगर देखा जाए तो क्वार्जाइट है, मार्बल है, नाइफ है, डोलोमाइट नहीं है। डोलोमाइट कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। डोलोमाइट औफादी चट्टान का उदाहरण है। कौन सा पठार अरावली एवं बिंद श्रेणी के मध्य स्थित है? वह है आपका मालवा का पठार। विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? वह है आपका क्यूबा। निम्नलिखित में कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो कौन सी नहीं है इसमें? रावी नदी नहीं है। रावी नदी सतलुज की सहायक नदी नहीं है, जबकि बाष्पा, स्पीति, ब्यास सतलुज की सहायक नदियाँ हैं। रावी नदी का उद्गम स्थान जो है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के कुल्लू पहाड़ियों में स्थित रोहतांग दर्रे के समीप है। इसकी लंबाई 725 मीटर है। पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिलकर जाती है। निम्नलिखित में से किसने कहा वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? ये कोपेन ने कहा था। निम्नलिखित में कौन सी परत सममंडल के में सम्मिलित नहीं है? तो सममंडल में आयनमंडल नहीं आता, क्षोभमंडल, मध्यमंडल ये आते हैं। सममंडल में आयनमंडल सम्मिलित नहीं है। संरचना के आधार पर वायुमंडल को दो भागों में बांटा गया, सममंडल, विषममंडल। सममंडल की ऊंचाई सागर से 80 किलोमीटर मानी जाती है, यद्यपि गैसों का घनत्व ऊंचाई की ओर जाते हुए कम होता जाता है। सममंडल को निम्न 3 भागों में विभाजित किया जाता है, क्षोभमंडल, समताप मंडल और मध्यमंडल। निम्नलिखित में कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? तो गुयाना। गुयाना अफ्रीका महाद्वीप का देश नहीं, बल्कि यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। गैबन, गिनी और गिनी बिसाऊ अफ्रीकी महाद्वीप के देश हैं। गुयाना की राजधानी जॉर्जटाउन, यहाँ की मुद्रा गुयाना डॉलर है। भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो भारत का जो पीटरबर्ग है वो जमशेदपुर है। ठीक है, खनिज संपदा में समृद्धि होने के कारण जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। वर्ष 1907 में जमशेदपुर में JN टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की गई थी। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? ये बेतवा नदी पर स्थित है। अगला है APJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है? तो इसके अंदर आंवला आएगा और ये आएगा, बबराला आएगा, गुना नहीं आता है। AVG हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन आंवला, औरैया और बरबाला से होकर जाती है, लेकिन गुना में इसका विस्तार नहीं है। इसकी शुरुआत 1886 में उत्तर प्रदेश के उर्वरक संयंत्रों को गैस आपूर्ति करने के लिए हुई थी। यह भारत की पहली क्रॉस स्टेट गैस पाइपलाइन है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड GAIL द्वारा इसका संचालन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? वह है तमिलनाडु। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उपयुक्त विकल्पों में से तमिलनाडु का लिंगानुपात 996 है, केरल का लिंगानुपात 1084 है, कर्नाटक तथा गोवा का 973 है, आंध्र प्रदेश का 993 है। भारत का लिंगानुपात 943 है। लिंगानुपात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। उत्तराखंड का लिंगानुपात 11 की जनगणना के अनुसार 963 है, ये रट लेना, ये आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्का द्वीप समूह का अंग नहीं है? तो आपका तिलनचोंग, अगाथी है, कावरत्ती है, कल्पेनी है।
अगाथी, कावरत्ती, कल्पेनी द्वीप लक्काद्वीप समूह के भाग हैं, जबकि तिलनचोंग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। इसकी आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 64,473 है। परवालों से निर्मित यह द्वीप केंद्रशासित प्रदेश भी है, जिसके प्रशासक वर्तमान में प्रफुल्ल पटेल हैं। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में कौन से शब्दों का प्रयोग किया था? कोपेन ने CWG का प्रयोग किया था। CWG का प्रयोग किया था, ठीक है। कोपेन ने भारत के विशाल मैदानों को जलवायु के लिए CWG का प्रयोग किया। कोपेन द्वारा जलवायु के वर्गीकरण में वनस्पति की वितरण जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध स्थापित किया। इसका वर्गीकरण मुख्यतः तापमान वर्षण के वार्षिक एवं मासिक मध्यमान पर आधारित ही। कोपेन ने अपने वर्गीकरण में विश्व की जलवायु को 6 सामूहिक उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु को शीतोष्ण, शीतल हिमवन जलवायु, शीत और उच्च भूमि जलवायु फॉर्म में विभाजित किया है। उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? 5 हैं। उत्तराखंड के कुल 5 जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं। उत्तरकाशी व चमोली की सीमा चीन से लगती है। चंपावत व ऊधम सिंह नगर की सीमा नेपाल से लगती है, जबकि पिथौरागढ़ की सीमा नेपाल व चीन तिब्बत दोनों से लगती है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001-2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो इसमें पौड़ी, गढ़वाल और अल्मोड़ा आते हैं। गोविंद सागर पार्क गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है, ठीक है। तो गोविंद राष्ट्रीय पार्क में टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र है। टोंस नदी यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी उत्तरकाशी के स्थित बंदरपूछ पर्वत के उत्तरी ढाल के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलने वाली फूपिन नदी व हिमाचल के डोडरा क्वार क्षेत्र से आने वाली रूपिन नदी के मिलने से बनी है, जो कि कुछ दूरी तक तमसा के नाम से भी जानी जाती है। उत्तराखंड व हिमाचल के बॉर्डर पर 148 किलोमीटर बहने के बाद यह कालफी व डाक पत्थर के बीच यमुना में मिल जाती है। उल्लेखनीय है कि गोविंद वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो 1955 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में 1991 में इसे राष्ट्रीय उद्यान में बदल दिया गया। अगला है आपका, निम्नलिखित में कौन सा स्थान फिडकुल से संबंधित नहीं है? वह है आपका रुड़की। फिडकुल यानी फेलाकुई, सितारगंज और हरिद्वार का संबंध फिडकुल से है, जबकि रुड़की का संबंध फिडकुल से नहीं है। पूंजी निवेश एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड फिडकुल की स्थापना 2002 में की गई थी। यह देश का प्रथम स्वीकृत औद्योगिक विकास निगम है। इसमें राज्य सरकार के अलावा फिडबी, ICICI, LIC अन्य संस्थान की पूंजी भी लगी हुई है। बात करते हैं खैर की। खैर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है? तो खैर जो पाया जाता है ये सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी उपोष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाता है। बात करते हैं कोडरमा। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये पूछा गया था, तो ये अभ्रक के लिए, ठीक है। कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, यह झारखंड राज्य में स्थित है। इसे भारत की माइका कैपिटल या अभ्रक नगरी के रूप में जाना जाता है। कोडरमा झारखंड के उन जिलों में से एक है जो प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों एवं खनिज संपदा से समृद्ध अभ्रक, क्वार्ट्ज, भिडाल्फर, टूमलाइन आदि के साथ साथ यहाँ रेत, मोरम, भवन निर्माण संबंधी सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो कोडरमा कहाँ है? कोडरमा जो है आपका माइका के लिए प्रसिद्ध है और ये झारखंड के अंदर स्थित है।